बायोमोलिक्यूल्स वन शॉट में अभी हम लोग करेंगे। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा आज। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ बुक में। सो पहले देखते हैं। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। मतलब कि जो हमारा आसपास का दुनिया है, बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर में हर एक चीज़ में हमको क्या दिखता है? हर चीज़ में हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल? क्या सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ही केमिकल से बना है, दैट इज एलिमेंट या कंपाउंड? ऐसा तो नहीं है। यू हैव लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue। मतलब ये बताना यही चाह रहा है कि अगर हम लिविंग टिश्यू को एनालिसिस करेंगे तो हमको उसके अंदर क्या क्या मिलेगा। एलिमेंट में कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और भी अदर तरह का एलिमेंट मिलेगा। इफ़ द सेम एनालिसिस, अगर यही सेम एनालिसिस को हम परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब हम मतलब अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर एक हैंडफुल सॉइल ऑफ मिट्टी ले लेते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। मतलब कि अगर मान लीजिए एक लिविंग सेल है, एक है अर्थ क्रस्ट। ये हो गया, मान लीजिए एक सेल है और ये है अर्थ क्रस्ट। अब इन दोनों को जब हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ का जो हाइड्रोजन का एलिमेंट, यहाँ का हाइड्रोजन का एलिमेंट, यहाँ का कार्बन, यहाँ का कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या दोनों जगह पे सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? दोनों जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा? उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड। मतलब कि अगर एग्जैक्ट में बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी सेम वही हाइड्रोजन है, यहाँ भी वही हाइड्रोजन है, कोई डिफरेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट डिफरेंस वही होगा कि इसका कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। इन ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यू। मतलब जो अर्थ क्रस्ट पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है और लिविंग टिश्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, दोनों क्या है? सेम टू सेम है। However, a closer examination revealed that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to the other element is higher in any living organism than in the earth crust। मतलब कि अर्थ क्रस्ट से जब कंपेयर कर रहे हैं लिविंग सेल को, तो लिविंग सेल में कार्बन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या पाया जा रहा है? ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब एक सेल है, उसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि उस सेल के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो उसका एक मेथड होता है, उस मेथड को अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। अब उस मेथड को पढ़ने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हमको करना है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा कितना तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, तो उसका हमको पता कैसे चलेगा? तो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, ठीक है। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हमको क्या करना पड़ेगा? उस सेल का केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। आप कैसे एनालिसिस करेंगे? वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल ऑयल और अ पीस ऑफ लिवर सेल। जैसे कि मान लीजिए, अब हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले मान लीजिए इसको मान लेते हैं, एक बॉल लेते हैं और इसमें हम एक लीवर सेल लिए और इसमें हम एक केमिकल डालें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा केमिकल डालें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालें। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? क्रश करने के बाद यहाँ पे एक पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पेस्ट को हम चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ पे क्या करेंगे? इसको हम पास करवाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस बच जाएगा और कुछ सब्सटेंस जो है सो यहाँ से इधर में आ जाएगा। तो जो सब्सटेंस ऊपर में बच गया उसको हम लोग बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, और जो सब्सटेंस नीचे आ गया उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver and grind it in a ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको हमको क्या करना है? ग्राइंड करना है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमको उसको ग्राइंड करना है यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमको एक पेस्ट मिल जाएगा। इफ़ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और अ कॉटन, वही बोल रहा है कि अब इसको हम चीज़ क्लॉथ पे जाके क्या करेंगे? उसको हम छान लेंगे। वी कैन ऑब्टेन
टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मिलेगा। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, मतलब जो यहाँ से पास कर गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल, जो यहाँ से पास कर गया उसको क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल। जो ऊपर में रह गया, यहाँ पे रह गया, उसको बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल पूल। द रिटेंटेड और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब बताना ये चाह रहा है कि ये जो एसिड सोल्यूबल पूल है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो प्रेजेंट है। अब कौन सा कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन सा कंपाउंड एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट होता है, सो आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्या लिखा हुआ, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract of the various separation technique till one has separated a compound from all the other compound. In other word, one isolate and purifies a compound. Analytical techniques have, when applied to a compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. मतलब कि हमको एक सेल के अंदर में क्या क्या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो सब हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने से ही मिलेगा। तो अलग अलग टेक्निक हम लगाएंगे, अलग अलग हमको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में कितना तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे पता चलेगा। तो एक तो मेथड तो ये हो गया कि इसको हम ये दो फ्रैक्शन बना लिए, एसिड इनसोल्यूबल पूल, एक एसिड सोल्यूबल पूल। अब इसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन सा कंपाउंड आया और इसमें कौन सा कंपाउंड आया, तो दोनों का एनालिसिस करेंगे तो दोनों का मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ और नीचे वाले में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब बात करते हैं आगे, ऑल दी अब यहाँ से इसका डेफिनेशन आएगा, ऑल दी कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू। मतलब कि एक लिविंग टिश्यू में जितना कार्बन कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। मतलब एक लिविंग टिश्यू में जितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको हम लोग क्या टर्म देंगे, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही थोड़ी है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है। हाउ डू वी नो दिस, a slightly different but destructive experiment has to be done। ठीक है, one weighs a small amount of a living tissue, say a leaf or a liver, and this is called weight। अब दो तरह का वेट होता है, जैसे कि वेट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट। फ्रेश वेट क्या है, मतलब एक लिविंग सेल है उसको वेट कर लीजिए। ड्राई वेट क्या है, अब इसी लिविंग सेल में से इसमें से वाटर को इवापोरेट करवा दिए, तो अब जो इसका वेट करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई वेट। और ये एक लिविंग सेल है, ये जो प्रॉपर कंडीशन में अभी इसको हम लोग इसका वेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रेश वेट। यहाँ से पानी इवापोरेट हो गया तो अब इसका वेट करेंगे तो क्या इसको बोलेंगे, ड्राई वेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। अभी हम लोग कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ऊपर में कौन सा एनालिसिस किए, केमिकल एनालिसिस। मतलब कि एक सेल में कितना तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो पाया जाएगा, तो उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कौन सा कंपाउंड पाया गया है उसमें। तो उसके लिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू, से अ लीफ और अ लिविंग सेल, दिस इज कॉल्ड वेट। इस फ्रेश वेट को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वेट। एंड ड्राई इट, ऑल द वाटर इवापोरेट, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स द ड्राई वेट। अब पानी निकालने के बाद अब जो वेट इसका बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई वेट बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न, अब उस टिश्यू को हम क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको अच्छा से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, ये लीफ अभी फ्रेश लीफ है। ठीक है, तो इस लीफ का जब हम वेट करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं वेट या फिर फ्रेश वेट। अब इस लीफ में से हम पानी को इवापोरेट करवा दिए। अब पानी को जब इवापोरेट करवा दिए तो ये पूरा लीफ पूरा मुरझा गया, छोटा हो गया लीफ। तो अब इसका जब वेट किए तो इसको बोले ड्राई वेट।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस लीफ को हम बर्न कर देंगे। अब लीफ को जब बर्न किए तो इस लीफ का क्या मिलेगा हमको, राख मिलेगा, दैट इज एस। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे कि हुआ क्या कि जब इस लीफ में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी होगा, तो जब इसको हम बर्न कर रहे हैं तो CO2 तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा एट द लास्ट इसमें बच जाएगा कैल्शियम बच जाएगा, इसमें फॉस्फोरस बच जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न। अब इसको कंप्लीटली हम इसको क्या कर दिए, बर्न कर दिए। टिश्यू इज फुल्ली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू द गैसियस, मतलब कि जितना भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था इस लीफ में सब क्या हो जाएगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर भी तो उसके अंदर कुछ बचा हुआ रहेगा, तो उसके अंदर क्या बचा हुआ है, वॉट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड द एस, मतलब जलाने के बाद जो बचा उसको क्या बोले हम लोग, एस बोले। दिस एस कॉन्टेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है। इस एस में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, मतलब एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन की यहाँ के बारे में बात कर रहा है। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में क्या प्रेजेंट है, सल्फेट भी प्रेजेंट है एंड फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, आयन, chlorine and carbon etc, while analysis for the compound give an idea of the kind of the organic and the inorganic constituent, ठीक है, present in the living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, मतलब कि बताना यही चाह रहा है कि हम एक सेल को कितना तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। एक सेल को हम केमिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना तरह का केमिकल प्रेजेंट है। एक सेल को हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अंदर कितना इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। एक सेल को हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करते हैं कि उसके में कितना तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इस तरह के इसमें अल्कोहल पाया जाता है, अल्डिहाइड पाया जाता है, ये कीटोन पाया जाता है, तो ये भी एनालिसिस किया जा सकता है सेल के बारे में। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब बायोलॉजी के पॉइंट से हम क्या देखना चाहेंगे, वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एंड फैटी एसिड, मतलब कि अगर हम बायोलॉजिकली एक सेल को एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है। समझ गया बात को, कि अगर एक सेल को हम बायोलॉजिकली एनालिसिस करें तो हम क्या देखना चाहेंगे, हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा आगे, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन समझ लीजिए मीथेन से होता है, मतलब कि मीथेन का स्ट्रक्चर में ही हम क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करेंगे और वो बन जाएगा अमीनो एसिड। जैसे कि एक अमीनो एसिड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए हमको उसके अंदर अमीनो ग्रुप चाहिए, दूसरा नंबर हमको उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप चाहिए, तीसरा नंबर हमको उसके अंदर एक वेरिएबल आर ग्रुप चाहिए, और उसके ऊपर इस तरह से कर देंगे। जैसे कि अमीनो अब इस अमीनो एसिड को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड बोलेंगे, मतलब कि इसको बोलेंगे मीथेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मीथेन बोलते हैं। अब इस मीथेन में ही हम क्या किए हैं, हाइड्रोजन को क्या किए, रिप्लेस करके कुछ अलग अलग कंपाउंड लगाए हैं, तो इसका नाम क्या पड़ा, अल्फ़ा अमीनो एसिड या फिर सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड। समझ गए बात को। अब बात करेंगे आगे, तो ये अमीनो एसिड के बारे में बात था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अमीनो एसिड के बारे में बोल रहा है, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग एन अमीनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा नंबर इसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट है एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड किसको बोल रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड हम लोग इसको बोल रहे हैं COOH NH2, ऊपर में एक H ग्रुप और यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप, मतलब कि इसको तो नाम दिए हम अल्फ़ा अमीनो एसिड, अल्फ़ा अमीनो एसिड इसको नाम दिए। अब इस अमीनो एसिड, अब हमको अलग अलग तरह का अमीनो एसिड कैसे मिलेगा,
कि अब हम इसी आर ग्रुप में चेंजेस करते जाएंगे, हमको अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिलते जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अब वही आर ग्रुप को यहाँ पे एच लगा दिया तो इस अमीनो एसिड का नाम क्या पड़ गया, ग्लाइसिन बन गया। अब वही वेरिएबल आर ग्रुप के जगह में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया, एलानिन बन गया। अब यहाँ पे हम CH2OH ग्रुप लगा दिए वेरिएबल आर ग्रुप के जगह पे तो इसका नाम क्या पड़ गया, सेरिन बन गया इसका नाम। तो इसी अमीनो एसिड का नाम कैसे बदल रहा है, इस वेरिएबल आर ग्रुप को चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग अमीनो एसिड बनते जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सब्सटीट्यूटेड मीथेन। सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये कैसे बना है, ये मीथेन का रिप्लेसमेंट होकर के ही तो बना है। इस मीथेन का हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते गए। देखिए यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, यहाँ पे हम COH ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे H था, यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप लगा दिए। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सब्सटीट्यूटेड मीथेन। क्या बोल रहे हैं इसको, सब्सटीट्यूटेड मीथेन, क्योंकि मीथेन में ही हम क्या किए हैं, सब्सटीट्यूशन हम किस में किए हैं, मीथेन में किए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा अमीनो एसिड बोलिए या फिर सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोलिए। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। दीज आर, अब ये बोल रहा है 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है कौन सा, जैसे कि पहला ग्रुप है हाइड्रोजन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, तीसरा ग्रुप है यहाँ पे अमीनो ग्रुप एंड वेरिएबल आर ग्रुप, ये हो गया वेरिएबल आर ग्रुप। तो इसको अल्फा अमीनो एसिड बोल रहे हैं या फिर सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोल रहे हैं। ठीक है, designated as R group based on the nature of the R group there are many amino acid। अब इसी R ग्रुप के ही नेचर पे अलग अलग अमीनो एसिड बनेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, यहाँ पे R ग्रुप को ही चेंज करते जाएंगे, हमको अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिलते जाएगा। ठीक है, हावेवर दोज विच अकर इन अ प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप, मतलब कि जो हमारा प्रोटीन बना है वो कितने अमीनो एसिड से मिल करके बनता है, 20 अमीनो एसिड से मिल करके हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए। द R group in these proteinaceous amino acid could be a hydrogen, the amino group is called glycine। मतलब कि अगर R ग्रुप के जगह में, जैसे देखिए यहाँ पे अभी जस्ट नीचे हम स्ट्रक्चर भी देखें कि R ग्रुप के जगह में अगर यहाँ पे H लग जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा ग्लाइसिन पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा उसका, ग्लाइसिन पड़ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ द R ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो R ग्रुप था वेरिएबल R ग्रुप, इस वेरिएबल R ग्रुप के जगह में अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा ग्लाइसिन। अगर हम इस वेरिएबल R ग्रुप के जगह में हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को लगा दें तो आगे देख लेते हैं, इसमें NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिए, इसी वेरिएबल R ग्रुप पे हम नाम चेंज किए हैं। मिथाइल ग्रुप अगर लगा दिए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एलानीन पड़ जाएगा। अगर हम इसी वेरिएबल R ग्रुप में COOH, यहाँ पे अमीनो ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप और यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा दिए, अब इसी वेरिएबल R ग्रुप में हम ये हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा दिए तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेरिन पड़ जाएगा। समझ गया बात को। तो हम चेंजेस कहाँ पे कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल R ग्रुप में चेंज कर रहे हैं और हमारा अमीनो एसिड का नाम बदलते जा रहा है। तो इस तरह से कितना तरह का हमारे पास अमीनो एसिड होता है, टोटल 20 अमीनो एसिड हमारे पास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड आर एसेंशियली द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड द फंक्शनल R ग्रुप। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली, तो एसेंशियली क्या है, अमीनो एसिड डिसाइड करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप डिसाइड करेगा ना, आर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक एग्जाम्पल लाइसिन एंड न्यूट्रल एग्जाम्पल वैलिन अमीनो एसिड। मतलब कि देखिए अब कुछ कहीं कहीं पे क्या होगा, जैसे कि अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड कितना तरह का हो सकता है, एक अमीनो एसिड हो सकता है एसिडिक अमीनो एसिड, एक हो सकता है बेसिक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड हो सकता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो किस बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम अमीनो एसिड COOH, इसको हम ग्रुप को डबल कर दिए,
यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दी, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप, कोई भी R ग्रुप लगा दिए। तो इस कंपाउंड में हमको ये COH कैसा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। अब इसका नंबर कितना है, 1 से ज़्यादा है। और NH2 कैसा ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप कितना है, ज़्यादा है। तो ये अमीनो एसिड कौन सा बनेगा, एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे NH2 लिए हैं, अब इसका नंबर हम बढ़ा दिए और यहाँ पे COH ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे H और यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नंबर बढ़ा दिए। एमिनो ग्रुप कैसा होता है, एमिनो ग्रुप इज़ बेसिक इन नेचर। अब इसमें हम इसका नंबर 2 कर दिए हैं, यहाँ पे 1 ही है। तो ये कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, ये बनेगा बेसिक एमिनो एसिड बन जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर आर एसिडिक। अब एसिडिक एमिनो एसिड का हमको एग्जाम में हमको याद क्या रखना है, ये सब चीज़ से हमको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली अगर बात करें, इस चैप्टर से हम बात करते हैं कि याद क्या क्या रखना है। तो याद के बेसिस पे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, साइड में आप लोग भी बुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, पहला नंबर में लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। यहाँ पे पहला साइड में लिख दीजिए एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड का NCERT में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में हम लोग लिखेंगे बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड का नाम क्या है, बेसिक एमिनो एसिड का हमको नाम याद रखना है, इट इज़ लाइसिन, लाइसिन। और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम क्या है हमारे पास, न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम है वैलिन। ठीक है, और ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एसिडिक अमीनो एसिड का नाम क्या है, बेसिक अमीनो एसिड का नाम क्या है और न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब कि कुछ अमीनो एसिड ऐसा होगा जहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा और उसका नाम हमको याद रखना है। फोर्थ नंबर में लिखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हम क्या लिखेंगे, T, दूसरा नहीं, इसको ABC कर देते हैं। 3 एग्जाम्पल है इसमें, ABC, TTP। देख लेते हैं आगे, जैसे कि TTP से क्या है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या है, 3 एग्जाम्पल है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप, मतलब आयंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हैंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेंजेस, मतलब कि अलग अलग pH का सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को डालने पे स्ट्रक्चर उसका थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि इस हमको याद क्या यहाँ पे रखना, हमको यहाँ पे याद रखना है ज्यूटर आयन के बारे में। ज्यूटर आयन क्या होता है, एक ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास एक ही समय पे पॉजिटिव चार्ज भी हो और एक ही समय पे उसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो। तो ये कब डेवलप होता है, ये डेवलप होता है एक pH जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH। ये कब डेवलप होगा, उस pH को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक pH में क्या डेवलप होगा, एक सेम ही अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा और उसी पे नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा। ये कब डेवलप होगा, कौन से pH में, उस pH का नाम है आइसो इलेक्ट्रिक pH। pH का नाम क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक pH। एक ऐसा pH जहाँ पे सेम अमीनो एसिड पे, एक ही अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए और एक ही अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। तो इस अमीनो एसिड का नाम क्या पड़, इस आयन का नाम क्या पड़ता है, ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्यूटर आयन। समझ गया बात को। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ज्यूटर आयन हो गया। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, वो सिंपली फैटी एसिड भी हो सकता है। अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू द R ग्रुप। फैटी एसिड के पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है उसके R ग्रुप से। ठीक है, द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ अ CH2 ग्रुप।
1 से लेकर के 19 नंबर कार्बन तक हो सकता है। जैसे कि फैटी एसिड के बारे में क्या है कि फैटी एसिड के साथ क्या अटैच्ड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फैटी एसिड, मतलब कि उसमें आर ग्रुप अटैच्ड है कार्बोक्सिल ग्रुप से। अब ये आर ग्रुप का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 से लेकर के 19 तक भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड में ताकि हमको बार बार उसको नहीं पढ़ना पड़े। यहाँ पे लिख लेंगे पाल्मेटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, इंक्लूडिंग मतलब जो एसिड ग्रुप है उसको, उसका कार्बन को ऐड करके, BuXyl कार्बोक्सिल कार्बन। टोटल कितना कार्बन है ये याद रखना है, टोटल इसके पास 16 कार्बन है। पाल्मेटिक एसिड का नाम याद रख लेंगे कि इसके पास 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है एरिकिडोनिक एसिड। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, एरिकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन। इसके पास कितना कार्बन होता है, 20 कार्बन होता है कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो इसको भी कहीं पे लिख देते हैं, इसको क्या करें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए थोड़ा छोटा, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, एरिकिडोनिक कितना कार्बन है इसके पास, 20 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, मतलब कि वैसा फैटी एसिड जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और वैसा फैटी एसिड जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लाइसरॉल। अब दूसरा नंबर बात कर रहा है ग्लाइसरॉल, विच द ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसरॉल का ये दूसरा नाम है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 3 कार्बन को प्रोपेन बोले और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना लगा, 3 बार लगा, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अनदर सिंपल लिपिड इज अ ग्लाइसरॉल विच इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड में ग्लाइसरॉल भी प्रेजेंट है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट है। हियर द फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद द ग्लाइसरॉल। दे कैन बी देन मोनोग्लाइसराइड हो सकता है, डाईग्लाइसराइड हो सकता है एंड ट्राईग्लाइसराइड हो सकता है। These are also called fat and oil based on the melting point. Oils have a lower melting point, example जिंजेली ऑयल। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑयल्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल देना है जिंजेली ऑयल कि कौन से ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस ऑयल को हम लोग बोलेंगे जिंजेली ऑयल। ठीक है, चलिए इसको हम साइड में कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग भी लिखते जाइएगा साइड में। ठीक है, तो ये मेरा साइड में सेपरेट रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एंड हेंस रिमेन ऑयल इन अ विंटर। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट विद द फैट फ्रॉम द मार्केट। सम लिपिड्स हैव अ फॉस्फोरस। अब किसी लिपिड में फॉस्फोरस भी रहता है तो उस लिपिड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। दिस लिपिड, और उस लिपिड का नाम क्या पड़ा, फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन। बहुत बार पढ़ चुके हो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना है, फॉस्फोलिपिड का बना है।
लेसिथिन इज अ वन एग्जाम्पल। अब उस फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन एग्जाम्पल है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव अ लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो हमारा न्यूरल टिश्यू है उसमें जो लिपिड प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। जो हमारा अच्छा दो तरह का रिंग होता है, एक रिंग को बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग, तो इसको बोले होमोसाइक्लिक रिंग। उसके बाद एक रिंग हो गया इस तरह से, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग ग्रुप है ना इसमें, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही है, तो इस रिंग को हम लोग बोले होमोसाइक्लिक, इस रिंग को बोले हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। बहुत सारा कार्बन कंपाउंड हो सकता है जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगा। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार साइड से देख लेते हैं एडेनिन वगैरह के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको कहाँ पे लिखें, इसको हम लोग कहीं यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो है हमारे पास दो तरह का नाइट्रोजन बेस होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरिन जो है, प्यूरिन में दो एग्जाम्पल है, एडेनिन और एक गुआनिन। पायरिमिडीन में तीन एग्जाम्पल है, CUT कट, CUT कट। अब सी से क्या है, सी से साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। तो याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह का है, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिन का दो एग्जांपल एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन का तीन एग्जांपल साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द सुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मतलब कि क्या, अब जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, इसको मिलाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को मिलाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ तक ये सब तो आप लोग को पता भी होगा। अब बात करेंगे आगे, तो वही लिखा हुआ कि इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड स्टेरिफाइड विद द शुगर। देखिए यहाँ से, when we attached sugar these are called न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजनस बेस में हम क्या ऐड कर दिए, शुगर ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। जब हम उसी में न्यूक्लियोसाइड में अब हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा तो उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे कि एडेनिन प्लस शुगर, तो अब ये बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या पड़ेगा, उस न्यूक्लियोसाइड का नाम पड़ेगा एडिनोसिन। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन एंड आर न्यूक्लियोसाइडेज। जैसे कि देखिए एडिनोसिन क्या बोले, एडिनिन में शुगर मिला दिए क्या बन गया, एडिनोसिन। गुआनोसिन क्या हो जाएगा, गुआनिन में शुगर मिला देंगे क्या बन जाएगा, गुआनोसिन बन जाएगा। थाइमिन क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, थाइमिन में शुगर मिला देंगे क्या बन जाएगा, थाइमिडीन। अब यूरासिल में शुगर मिला देंगे क्या बन जाएगा, यूरिडीन। साइटोसिन में शुगर मिला देंगे क्या बन जाएगा, साइटिडीन। तो ये सब सारा क्या है, ये सब सारा न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे, एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये तो बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम रहेगा इसका, एडिनाइलिक एसिड। थाइमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसका नाम क्या बनेगा, थाइमिडाइलिक एसिड। क्या बनेगा इसका नाम, थाइमिडाइलिक एसिड। गुआनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसका नाम क्या बनेगा, गुआनिलिक एसिड। क्या बनेगा, गुआनिलिक एसिड। यूरासिल प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसका नाम क्या बनेगा, यूरिडाइलिक एसिड। साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसका नाम क्या बनेगा, साइटिडाइलिक एसिड। ये सब सारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो समझ में आ गया बात पूरा यहाँ तक।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली, डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए एंड आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको इस पेज में बहुत सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस नीट एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, इस स्ट्रक्चर से क्या क्या पूछ सकता है, सो हम लोग पहले बात करेंगे। पहला नंबर बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एग्जैक्ट आपको स्ट्रक्चर को याद करना है। फिर यहाँ पे ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे H होता है OH, HOH, HOH, HCH2OH। इसमें 4 कार्बन साइकिल चेन के अंदर रिंग के अंदर में है और 1 कार्बन जो है सो बाहर है। यहाँ पे याद रखना है कि ये सेकंड नंबर पोजीशन पे OH लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर भी इसी तरह से होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये सेम टू सेम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, बट एक डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H और H लगेगा, यहाँ पे HOH लगेगा, यहाँ पे HCH2 के साथ OH लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है राइबोज शुगर में एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर में। ये वाला जो शुगर है ये है राइबोज शुगर और इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे OH ही लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे H लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए कि यहाँ पे अगर अमीनो एसिड में वेरिएबल आर ग्रुप में H लगा दिए तो इसका नाम पड़ जाएगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा दिए इसका नाम पड़ जाएगा एलेनिन। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा दिए तो इसका नाम पड़ जाएगा सेरिन। CH2OH लगा दिए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेरिन पड़ जाएगा। उसके बाद हमको तीसरा नंबर स्ट्रक्चर याद रखना पाल्मेटिक एसिड का। पाल्मेटिक एसिड में ऊपर हम लोग कितना कार्बन पढ़े थे, 16 कार्बन, तो 16 कार्बन को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 कार्बन बीच में, 1 कार्बन बाहर 15, और ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन, तो उसमें लिखा हुआ था कि कार्बोक्सिल पाल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, तो इस कार्बन को भी हमको इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो उसका नाम पड़ जाता है पाल्मेटिक एसिड। एक और कार्बन था 20 कार्बन का, उसका नाम, एक और फैटी एसिड था 20 कार्बन का, उसका नाम था एरिकिडोनिक एसिड, और उसमें भी जो है सर 20 कार्बन कैसे हुआ, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ करके उसमें 20 कार्बन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद ये तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट हमको याद करके जाना है, ये कैसा दिखता है एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ देगा, यही सब एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर ये फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है, डेट इज लेसिथिन, उसका स्ट्रक्चर तुमको एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट कि फॉस्फोलिपिड ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल कैसा दिखता है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो सारा दिया हुआ है ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड, ये आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। उसमें जब देखिए, अब ये तो नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन, इसमें अब शुगर डाला हुआ है, ये क्या है, ये पूरा शुगर है, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर मिलके क्या बना, एडिनोसिन। ठीक है, जैसे कि ये यूरासिल है प्लस शुगर, ये भी क्या है, शुगर है, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर मिल करके क्या बना, यूरिडीन बना। अब यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस भी लगा हुआ है, यहाँ पे शुगर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये अब बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम क्या है, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर हमको याद करके जाना है, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ सकता है ये सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। तो अब आगे देखते हैं, एक समझ लीजिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है प्राइमरी। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो बहुत सारे बच्चे को ये स्ट्रक्चर देख करके ही समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो हम बता दिए कि करना क्या है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर राइबोस का स्ट्रक्चर को याद करके जाना है। फिर ये तो बता दिए, ये तो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, ये ग्लाइसिन वगैरह पूछा हुआ है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे H लगा हुआ है तो इसको क्या टर्म देंगे, ग्लाइसिन। यहाँ पे CH3 लगा तो एलिनिन। उसके बाद एग्जाम में ये सब स्ट्रक्चर पाल्मेटिक एसिड का पूछा हुआ है, ग्लाइसरॉल की, ये सब स्ट्रक्चर आपको याद करके जाना है, इसको एग्जाम से पहले देख करके ही जाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सिखाया जाता है, बट ये तो वन शॉट NCERT रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम बनाने के लिए नहीं सिखा सकते हैं। हम लोग जब कभी भी नेक्स्ट क्लास करेंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे,
तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को एक एक करके समझ सकते हैं। बट अभी वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी इसमें। लेकिन एग्जैक्ट में पूछेगा क्या, इसमें एग्जैक्ट में आपको एग्जैक्टली पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर कौन किसका है, तो वो आपको देख करके जाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए रटने वाला। अब बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम देखते क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, स्मॉल एंड द बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक जो कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए एक्सपेक्टिंग केमिस्ट्री का डील विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको अलग अलग कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग देयर, और एक्सट्रैक्ट करके क्या बताएंगे, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल द सिंथेसाइजिंग देम। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स सच लिस्ट वुड हैव thousands of the organic compound including amino acid, sugar, for reason that given in the table 9.10 we can call these biomolecules as metabolite। मतलब कि क्या मेटाबोलाइट का मतलब कि जो सारा हमारा केमिकल अंदर में प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उसको टर्म क्या दे रहे हैं, मेटाबोलाइट दे, उसको बोल रहे हैं मेटाबोलाइट। इन एनिमल टिश्यू one notice the presence of all such categories of a compound shown in the figure 9.1। these are called primary metabolite। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, दो तरह का मेटाबोलाइट पाया जाता है हमारे बॉडी में। एंड इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ द कंपाउंड शोन इन द फिगर 9.1। तो फिगर 9.1 कहाँ है, 9.1 ये वाला 9.1 है ना, 9.1 में ये सब स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे आगे। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9। दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट। However, when you analyze the plant, fungal and the microbial cell, one would see thousands of the compound other than these are called the primary metabolite। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट के बाद एक और मेटाबोलाइट होता है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल दिया हुआ अल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल एंड एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। कलर पिगमेंट, सेंट, गम एंड दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और उसका नाम क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। दीज एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। दीज आर यहाँ से पहले देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर एक आदमी एक बायोमोलिक्यूल का लिस्ट बनाता है कि एक लिविंग सेल में कितना तरह का बायोमोलिक्यूल्स पाया जाता है, तो वो लिस्ट चला जाएगा थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इंक्लूडिंग एमिनो एसिड हो सकता है, उसमें शुगर हो सकता है। फॉर रीजन दैट द गिवन इन सेक्शन 9.1 वी कॉल दिस द बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट, और उसी बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या टर्म देते हैं, मेटाबोलाइट। In animal cell, one notice the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1 में, मतलब कि जितना भी फिगर 9.1 में जो फिगर दिया हुआ है, ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ये सब क्या प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज इसको हम लोग टर्म दे रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। फिगर दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, उसको टर्म क्या दिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट। हाइबर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, अगर कोई प्लांट सेल को एनालिसिस करेगा, फंगल सेल को एनालिसिस करेगा, माइक्रोबियल सेल को एनालिसिस करेगा, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट। मतलब कि कोई आदमी जो है अगर प्लांट सेल को एनालिसिस किया, फंगल सेल को एनालिसिस किया और माइक्रोब्स को एनालिसिस किया, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट को छोड़ करके उसके बॉडी में और भी बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको हम लोग टर्म देंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे कि अदर देन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट, एग्जांपल है अल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल एंड एंटीबायोटिक्स, एक्सेक्ट कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सबको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो एग्जाम में पूछ क्या सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन होता है। एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा सब्सटेंस को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में इंक्लूड करेंगे। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पहला सब्सटेंस यहाँ पे एल्कलॉइड है, दूसरा सब्सटेंस फ्लेविनॉइड, तीसरा रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, इसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले रोल्स इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है ना, उसका हमको रोल पता है कि इसका रोल एग्जैक्ट में क्या है, सो वो हमको पता है। प्राइमरी रोल है आइडेंटिफिएबल, क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रोसेस। मतलब कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन हमको पता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट एट द मोमेंट
अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बोला कि अभी के मोमेंट में, अभी के समय में हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन जो है सो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इसका कहीं कहीं हमको इंपॉर्टेंस दिखता है इकोलॉजी में। कहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखता है? होस्ट इन ऑर्गेनिज्म। देखो फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू द ह्यूमन अफेयर्स। एग्जाम्पल रबर्स, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट, ये सब हम लोग ह्यूमन यूज़ करते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोलॉजी से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का रोल प्रेजेंट है। समझ गया बात को? तो अभी हमको इतना दूर में याद क्या रखना है? इतना दूर में हमको याद रखना है कि जब हम हमारे बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग टर्म दे सकते हैं मेटाबोलाइट। क्या टर्म दे सकते हैं? मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट जो है दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक हो सकता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट में हम किसको इंक्लूड करेंगे? ये जो फिगर 9.1 में जितना सारा स्ट्रक्चर है सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में देखिए एल्कलॉइड हो गया, फ्लेविनॉइड हो गया, रबर हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया, इसे फ्लेविनॉइड हो गया, रबर हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया। एक मिनट, जैसे कि ठीक है, पहला नंबर फ्लेविनॉइड, इससे भी नहीं लग रहा मज़ा ना, इससे मज़ा लगेगा। देखिए पहला नंबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पहला एग्जांपल एल्कलॉइड, दूसरा एग्जांपल फ्लेविनॉइड, तीसरा एग्जांपल रबर, फोर्थ एग्जांपल इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट, गम्स, स्पाइसेस। ये सब सारा किस में इंक्लूड करेंगे हम लोग? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का हमको आइडेंटिफिएबल रोल पता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कि जितना सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है सबका हमको फंक्शन अभी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि कहीं कहीं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या क्या होता है? रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, ये सब को हम लोग यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक और फंक्शन है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में उसका काम है, मतलब कि हमारे इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इंपॉर्टेंस हमको पता है, लेकिन मोस्टली हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन जो है सो पता नहीं है। प्राइमरी मेटाबोलाइट का हमको आइडेंटिफिएबल रोल पता है। ठीक है, अब ये टेबल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको VBI लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पहला नंबर पिगमेंट, पिगमेंट में कौन कौन आता है? कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। एंथोसाइनिन क्या होता है? जो पानी में भी घुल जाए वो वाला पिगमेंट है। फिर दूसरा नंबर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल है एल्कलॉइड, एल्कलॉइड में क्या आता है? मॉर्फिन एंड कोडीन। फिर तीसरा नंबर में आता है टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड में क्या आता है? मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। फिर थर्ड उसके बाद क्या आया? इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में क्या आया? एब्रिन एंड रेसिन। इसको याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आता है। फिर लेसिथिन में क्या आया? कॉनकैनावैलिन ए, लेसिथिन में क्या आया? कॉनकैनावैलिन ए। ड्रग्स में क्या आया? ड्रग्स में क्या आया? विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में क्या आया? रबर, गम्स एंड सेलुलोज आया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अभी हम लोग क्या पढ़े? बायोमोलिक्यूल के बारे में बात किए। अब एक और टर्म आता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। कि जो भी कंपाउंड, जैसे कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग एक लीवर सेल को लिए थे, उसमें हम लोग एक कंपाउंड डाले थे Cl3CCOOH, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जब इसमें हम इसको डालें और इसको हम लोग ग्राइंड किए तो क्या बन गया? ये पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को हम लोग एक कॉटन क्लॉथ पे ट्रांसफ़र किए और यहाँ से दो पार्ट बन गया। जो एक पार्ट जो इस कॉटन क्लॉथ को पास कर गया इसको बोले एसिड सॉल्युबल पूल, जो पास नहीं किया उसको बोले हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब कि इसके बारे में बात कर रहा है कि जो कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाता है सारा का एक फीचर कॉमन है
कि पुल दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 8 टू अराउंड 800 डाल्टन, कि इसमें जो कंपाउंड पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना से कितना हो सकता है, 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे साइड में हम लोग कहीं पे लिखेंगे एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड में कौन कौन आता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन आता है, तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर, पहला नंबर एग्जाम्पल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। तो लिखिए प्रोटीन, दूसरा नंबर में लिखिए न्यूक्लिक एसिड, आप लोग भी साइड में लिखते जाइएगा बुक में, ठीक है। तीसरा नंबर में लिखिए पॉलीसेकेराइड, और फोर्थ नंबर में लिखिए लिपिड। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन कौन आएगा। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। These classes of the compound with the exception of the lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above। क्या बोल रहा है कि these classes of the compound, देखिए अच्छा एक बात और बताना हम भूल गए कि जो भी कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाएगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 8,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, और जो भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 8,000 डाल्टन से कम पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। जो एसिड सोल्यूबल पूल में पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 800 डाल्टन से कम होगा, और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मोर देन 800 डाल्टन होगा। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन होता है कि जो लिपिड जो है ना, लिपिड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लिपिड का वो 8,000 डाल्टन से भी ज़्यादा है। 8,000 बोल रहे, 800 डाल्टन से ज़्यादा है, बट फिर भी ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, एसिड इनसॉल्युबल, नहीं, एक मिनट रुकिए। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है। 800 डाल्टन से कम है मतलब कहाँ पे रहना चाहिए, एसिड सॉल्युबल पूल में रहना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूलर वेट 800 से जो जिसका ज़्यादा रहेगा वो प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा ऊपर में एसिड इनसॉल्युबल पूल में, और जिसका 800 से कम रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, एसिड सॉल्युबल पूल में। लेकिन लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है 800 डाल्टन से भी कम है, जिसके कारण उसको रहना चाहिए था एसिड सॉल्युबल पूल में, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पे है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो ये इसका एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड का एक एक्सेप्शन है, हैव अ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। क्या बोल रहा है, हैव अ मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मतलब किसके बारे में बोल रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो पाया जाता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा है कि हैव ए मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन एंड अबव, मतलब 800 डाल्टन से बात कर रहे हैं तो उससे भी ऊपर में प्रेजेंट है। ठीक है, 800 डाल्टन यहाँ पे प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर वेट 8 से 800 तक प्रेजेंट है, लेकिन इसके अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, हैव अ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। दो तरह का कंपाउंड है हमारे पास, वन दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1,000 डाल्टन आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल। जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन कितना हो जाए, लेस देन 1,000 डाल्टन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, और सिंपली बायोमोलिक्यूल, while those which are found in the acid insoluble fraction are called मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब जो ऊपर में पाया जाएगा उसको हम लोग दूसरा टर्म क्या दिए, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोले उसको, मैक्रोमोलिक्यूल, कॉल्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। मतलब कि जो एसिड इनसॉल्युबल यहाँ पे जो पाया जाएगा ये क्या है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है लिपिड का। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है बट फिर भी वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है। देन व्हाई डू लिपिड
हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है 800 डाल्टन से कम ही होता है, बट फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में कैसे प्रेजेंट हो गया? तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है, कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉलर मॉलिक्यूलर, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कम होता है, कम बॉन्ड, and are present not only as a such but are also arranged into a structure like cell membrane and the other membrane. When we grind a tissue, we are disrupting a cell structure, cell membrane and the other membranes are broken into a pieces and form a vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecular. लिपिड इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है, क्योंकि लिपिड जो है उसमें, लिपिड में जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, जिसके कारण एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही वो रह जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको बहुत सारा चीज़ याद करने वाला है, बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग एक बार पॉइंट वाइज सबको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे सो देख लेते हैं एक बार, कि हम लोग बात किए यहाँ पे बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में बात की है ना। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में हम लोग देखें कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना परसेंट रहेगा? मोर देन 800 डाल्टन। जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? लेस देन 800 डाल्टन। एक एक्सेप्शन क्या है? लिपिड का एक्सेप्शन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, फिर भी वो किस में प्रेजेंट है? फिर भी वो प्रेजेंट है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अब क्यों प्रेजेंट है एसिड इनसॉल्युबल पूल में? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है, फिर भी तो ऊपर में प्रेजेंट है, उसको रहना चाहिए एसिड सॉल्युबल में, लेकिन वो प्रेजेंट है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्योंकि लिपिड जो है उसका जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है वो उस वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ, इसी कारण वो कहाँ पे रह गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ठीक है, लिपिड जनरली लिपिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट फिर भी वो ऊपर वाले कंपाउंड में पाया जा रहा है, ऊपर फ्रैक्शन में पाया जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो यही रीज़न है कि लिपिड में हम लोग क्या बात किए, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसी के लिए वो नीचे जो है सो नहीं प्रेजेंट है, वो ऊपर ही प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली दी, अब एसिड सोल्यूबल पूल में है क्या क्या? द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली दी साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में ये साइटोप्लाज्म है, तो एसिड सोल्यूबल पूल में कौन आएगा? जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, साइटोप्लाज्म का जितना भी सारा कंपाउंड है मोस्टली वो किस में प्रेजेंट रहेगा? एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो इस साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट है ना, इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म में तुम्हारा मतलब ये सब ऑर्गेनेल्स वगैरह किस में आ जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, कि जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो आएगा वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कि साइटोप्लाज्म का ही कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन क्या है कि ऑर्गेनेल वगैरह भी तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट वो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ the organelle the macromolecule from cytoplasm and the organelle become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of a living tissue or a organism. अब इसमें देखिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेबल में बात करेंगे कि वाटर परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास, कि वाटर सेल में कितना परसेंट है? 70 to 90%। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन सेल में कितना परसेंट है? 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट सेल में कितना परसेंट है? 3%। लिपिड सेल में कितना परसेंट है? 2%। न्यूक्लिक एसिड सेल में कितना परसेंट है? 5 to 7%। और आयन कितना परसेंट है? 1% है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है, एक नया टॉपिक है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ प्रोटीन, तो प्रोटीन बचा हुआ है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड बच गया, पॉलीसेकेराइड के बाद न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम समझ लीजिए एक नया ही टॉपिक है, तो एंजाइम का हम लोग नया वीडियो बनाएंगे,
प्रोटीन इन एंजाइम को एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है।